हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो भैया जैसा कि आज सारा सिलेबस के बारे में तुमने पहले ही बात कर लिया है कि पैडागोजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो पैडागोजी का पहला क्लास होगा, ठीक है, आज ही हमारा पैडागोजी का पहला क्लास है। इसमें हम देखेंगे शिक्षण होता क्या है, शिक्षण क्यों ज़रूरी है, शिक्षण के बारे में बात करेंगे और भाषा के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सेशन चलेगा ये हम पूरा कंप्लीट पैडागोजी पढ़ेंगे। जितने सारे सब्जेक्ट हैं सबको एक ही पढ़ा जाएगा और मैथ को अलग से हम पढ़ेंगे। मैथ की पैडागोजी अलग से पढ़ेंगे। बाकी जो आपका ईवीएस है, चाहे हिंदी है, चाहे साइकोलॉजी है, इन सबको मिक्स करके एक साथ पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले शिक्षण होता क्या है। ठीक है, शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण हम किसे कहते हैं। शिक्षण का अर्थ होता है क्या, सीखना और सिखाना। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। ठीक है, कह सकते हैं शिक्षण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे या जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखने और सिखाने का काम करते हैं। तो कहते हैं शिक्षण एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा साधन है, कह सकते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम सीखने और सिखाने का काम करते हैं। शिक्षण की इंग्लिश क्या होती है, टीचिंग, टीच करना मतलब। ठीक है, तो ये अंग्रेजी शब्द से बना हुआ आपका शिक्षण एक सीखने सिखाने क्या है, प्रक्रिया है। अच्छा, हम बात करते हैं शिक्षण क्या है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। किसकी है, सीखने एवं सिखाने। शिक्षण क्या है, सीखने एवं सिखाने की क्या है, प्रक्रिया है। ध्यान सुनिएगा, शिक्षण क्या है, सीखने एवं सिखाने क्या है, प्रक्रिया है। तो एक कोई सिखाएगा और दूसरा कोई क्या करेगा, सीखेगा। शिक्षण क्या है, सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक सिखाएगा और दूसरा क्या करेगा, सीखेगा। तो एक सीखने की बात की गई है और एक किसकी बात की गई है, सिखाने की। ठीक है, सीखेगा कौन, छात्र, सिखाएगा कौन, अध्यापक। ठीक है ना, अध्यापक क्या करेगा, सिखाएगा, और छात्र क्या करेगा, सीखेगा। तो शिक्षण क्या है, एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है और ये एक सीखता है, दूसरा क्या है, सिखाता है। तो ये जो सीखने सिखाने का जो कार्यक्रम चलेगा आपका किस में चलेगा, समाज में। किस में चलेगा, समाज में। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं शिक्षण एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। पहले पॉइंट इसे कर लीजिए, दूसरा ये कर लीजिए, शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और ये समाज में क्या होती है, घटित होती है। समाज में हम क्या है, एक दूसरे से अंतरक्रिया करके क्या करते हैं, सीखते हैं। तो शिक्षण एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। एक कोई सीखता है, दूसरा क्या करता है, सिखाता है और ये समाज में घटित होता है। समाज में कैसे घटित होता है, एक दूसरे के साथ क्या करने पे, अंतरक्रिया करने पे। ठीक है, एक सीखता है, दूसरा क्या करता है, सिखाता है। और जो बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। कैसे, अनुकरण के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चे जो है अनुकरण के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। क्या समझ में आया, शिक्षण एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। एक सीखता है, दूसरा क्या करता है, सिखाने का काम करता है। सीखने का काम कौन करेगा, छात्र, और सिखाने का काम कौन करेगा, अध्यापक। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और ये समाज में एक दूसरे से अंतरक्रिया करने से क्या होती है। ठीक है, और समाज में क्या है, बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब क्या होता है, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण का सेंस क्या होता है, नकल करना। तो आपको बात समझ में आ गई कि शिक्षण क्या है, एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है और ये समाज में क्या होता है, घटित होता है। और एक सीखता है, दूसरा क्या करता है, सिखाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ से शिक्षण किसे कहते हैं। शिक्षण की विशेषता ये होती है कि शिक्षण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों को सीखने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये तो बात हो गई शिक्षण में।
आप आगे देखते हैं कि ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया तो है, लेकिन आप कैसे सिखाएंगे और बच्चा कैसे सीखेगा, उसको सीखने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी या तो किसी न किसी सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे सीखेंगे हम। भाषा, कैसे? भाषा, पहला हेडिंग डाल लीजिए, भाषा। भाषा क्या है? भाषा हम उसे कहेंगे, भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। भाषा के जरिए ही क्या करते हैं हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात या अपने अनुभव और अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अपने ज्ञान, अपने अनुभव, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का या जिस माध्यम की हमें आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाता है? भाषा। तो हम कह सकते हैं भाषा क्या है? एक संप्रेषणात्मक, ठीक है ना। मनुष्य संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। मनुष्य जिस साधन का सबसे ज़्यादा प्रयोग संप्रेषण में, मनुष्य संप्रेषण के लिए जिस साधन का, मनुष्य संप्रेषण के लिए जिस माध्यम की सहायता लेता है, जिस माध्यम की सहायता लेता है उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य संप्रेषण के लिए, ठीक है, मनुष्य संप्रेषण के लिए जिस माध्यम का क्या करता है? सहारा लेता है उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। जिस माध्यम का सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, मनुष्य जिस माध्यम का सबसे ज़्यादा सहारा लेता है या जिस माध्यम का सहारा लेता है अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अच्छा, तो दूसरी पॉइंट हमारी क्या हो सकती है? तो हम विचारों को क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे विचार हैं, भाषा क्या करता है? भाषा अच्छे समझिएगा, भाषा ये पकड़िएगा, भाषा संप्रेषण क्या है? साधन है। भाषा और किसका साधन है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। किसका? अभिव्यक्ति। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब होता है खुद के बारे में या किसी के बारे में। अभिव्यक्ति मतलब खुद के बारे में किसी को अगर हम बताना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, या अपने बारे में कुछ भी बताना होगा, तो जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी या जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है या जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो क्या कहलाता है? भाषा। जिसके जरिए हम अपनी बात को क्या है? दूसरों तक पहुँचा तो क्या कहलाएगा? तो हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति में सहायक। भाषा क्या करता है? अभिव्यक्ति में सहायक। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति में सहायक। तीसरी पॉइंट हमारी क्या हो सकती है? तीसरा पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि भाषा के कारण ही मनुष्य एक उत्तम प्राणी बन सका है। उत्तम प्राणी बन सका है या बना है, ठीक है ना। तो मनुष्य संप्रेषण के लिए जिस माध्यम का सबसे ज़्यादा सहारा लेता है उसे हम भाषा कहते हैं। अभिव्यक्ति में ये सहायक होता है, मतलब अपने बारे में किसी को बताने के लिए सहायक होता है, और भाषा के कारण ही मनुष्य एक उत्तम प्राणी बन सका है, ठीक है। और ये कह सकते हैं, तीसरा हो गया। चौथा ये ले सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। अपने विचारों का आदान प्रदान हम जिसके सहायता से करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान, या तो ये कह सकते हैं अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान। अपने विचारों एवं भावों का, ये ले लीजिए, एवं भावों का आदान प्रदान। अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान, ठीक है ना। अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान हम करते हैं, या अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाने का जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा।
अपने विचारों एवं भावों को दूसरे तक पहुंचाना, या अपने विचारों एवं भावनाओं का, अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम या जिसका हम सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। तो भाषा आप समझ गए होंगे। भाषा क्या है? भाषा हम उसे कहते हैं जिससे अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, या अपने अभिव्यक्ति या अपने बारे में किसी को हम बताते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अभिव्यक्ति यहाँ से ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, संप्रेषण आपको पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि भाषा के कारण ही मनुष्य एक उत्तम प्राणी बन सका है। तो किसकी वजह से जो कि मनुष्य एक उत्तम प्राणी बन सका है? तो भाषा की वजह से। और इस भाषा के जरिए अपने विचारों और भावों क्या करते हैं, हम आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। आइए आगे चलते हैं और लेते हैं। ये तो हो गया कि भाषा हम किसे कहते हैं। आप क्या समझे कि हम जो है कि शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षण एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। एक आदमी सीखता है, दूसरा क्या करता है, सिखाता है। और उसके बाद हमने सीखा कि सीखने और सिखाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या करते हैं, भाषा कहते हैं। और भाषा के जरिए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भाव को एक दूसरे तक हम क्या पहुंचाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति या अपने बारे में किसी को हम बता सकते हैं। जिस माध्यम का हम सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। आइए भाषा की विशेषता क्या है? भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता के लिए या क्या कह लीजिए, प्रकृति। भाषा की विशेषता क्या है या भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा विचार विनिमय का क्या है, साधन। एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। दूसरी पॉइंट हमारी क्या होने वाली है? भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरी पॉइंट हमारी क्या हो सकती है? भाषा अर्जित संपत्ति। जब ये हमारी अर्जित संपत्ति है, हमने कहा भाषा विचार विनिमय का साधन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। हमने कहा कि भाषा अर्जित संपत्ति, जब भैया भाषा अर्जित संपत्ति है तो हम ये कह सकते हैं हमारा धरोहर भी है। क्या है? धरोहर। ये हमारा क्या है? धरोहर है। ये हम कह सकते हैं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये क्या है हमारी? ये हमारी संस्कृति है। ये भी कह सकते हैं हमारी क्या है? संस्कृति है। भाषा क्या है? हमारी संस्कृति। भाषा क्या है? हमारे धरोहर से जुड़ी हुई है। या हम कह सकते हैं भाषा हमारे क्या है? प्राचीनतम पहचान है। ठीक है ना। आगे क्या कर सकते हैं कि अगला पॉइंट हम ये भी ले सकते हैं, पांचवा, कि भाषा क्या है? जन्मजात है। भाषा क्या है? भाषा जन्मजात है। भाषा क्या है? जन्मजात है। किसके अनुसार? नॉम चॉम्स्की। ठीक है ना। नॉम चॉम्स्की के अनुसार क्या है? भाषा क्या है? जन्मजात है। आपने क्या सीखा? भाषा किसे कहते हैं आपने सीखा। और भाषा की विशेषता क्या होती है? भाषा की विशेषता ये है कि ये विचार विनिमय का एक साधन है, और ये भाषा अर्जित संपत्ति है। ये हमारा क्या है? धरोहर है। और ये हमारा क्या है? संस्कृति है। आगे हम देखते हैं ये क्या है? जन्मजात है। और क्या है? ये जन्मजात है। और भाषा क्या है? अनुकरण। भाषा क्या करते हैं? अनुकरण का प्रमुख साधन है। ये कह सकते हैं भाषा क्या है? भाषा, पांचवा हो गया। छठवां लीजिए, भाषा अनुकरण का प्रमुख साधन है। अनुकरण का प्रमुख भाषा अनुकरण का प्रमुख साधन है। 6 हो गया, 5 6 7वां देख लेते क्या है। भाषा अनुकरण का प्रमुख साधन है। भाषा का संबंध किससे? परंपरा से। भाषा का संबंध किससे? परंपरा से। तो यहाँ संस्कृति लिख दिए, धरोहर लिख दिए, तो यहाँ पे और डाल लीजिए कि संस्कृति मतलब परंपरा से। ठीक है ना। भाषा का संबंध किससे? परंपरा से। भाषा का संबंध किससे? भाषा हमारे क्या है? धरोहर है। अब आगे और क्या ले सकते हैं?
प्रत्येक भाषा की अलग से अपनी एक निश्चित संरचना होती है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना होती है, ठीक है ना। प्रत्येक भाषा की एक अपनी संरचना होती है, ठीक है। और यह संरचना भाषा की ध्वनि शब्दों एक संरचना होती है, और यह संरचना भाषा की ध्वनियों शब्दों एवं शब्दों व वाक्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। मूल रूप से सदैव स्थिर। भाषा क्या होता है? मूल रूप से सदैव स्थिर होता है। सभी पॉइंट को एक बार फिर से लेंगे। भाषा जो है सदैव रूप से, भाषा मूल रूप से सदैव स्थिर होता है। भाषा मूल रूप से सदैव स्थिर होता है। स्थिर होता है चाहे स्थिर रहता है? स्थिर होता है। भाषा मूल रूप से सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। और ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। कहाँ चलता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। 8 के बाद 9 लगे, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। ये जो विशेषता है ना, मेन रूप से आपको इसी विशेषता पे ध्यान देना। क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। और भाषा क्या है? भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। इसका क्या सेंस है? सभी का सेंस हम बताएंगे, पहले नोट कर लीजिए सारे पॉइंट को। भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? गतिशील एवं परिवर्तनशील है, ठीक है। और ये सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। धरोहर है मतलब इसको सांस्कृतिक धरोहर भी कह सकते हैं, या परंपरा से जुड़ी हुई हमारी है। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए, ठीक है ना। 10 हो गया, 11। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक एवं विकास के लिए, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है। चिंतन आवश्यक है। सारे पॉइंट आपको समझाएंगे एक ही बार में, टेंशन मत लीजिए। आवश्यक है, ठीक है। और भाषा चिंतन जो है भाषा के अभाव में संभव नहीं है। चिंतन क्या है भैया? चिंतन भाषा के अभाव में संभव। सभी पॉइंट को मैं एक ही बार में आपको याद करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एक ही हिंट देंगे, उससे सारी पॉइंट आपको क्या है लर्न हो जाएगी, ठीक है ना। और आते आगे, भाषा द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के रूपों में ज्ञात कराया जा सकता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो शिक्षा है, 11 हो गया ना, 12, जो भाषा है ना, भाषा के जरिए आपको जो शिक्षा है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में कराया जा सकता है। मतलब भाषा के जरिए या भाषा
के जरिए, ठीक है, भाषा के जरिए शिक्षा को या शिक्षा को भाषा के, या तो इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं, भाषा द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा, भाषा द्वारा लिख लेते हैं, भाषा द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक, भाषा द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक, भाषा द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा, भाषा द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के रूपों का ज्ञान कराया जा सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और आपका बचा है, विद्यालय में जाने से पहले, ये आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया है, विद्यालय में जाने से पहले बच्चे अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या बताया, आप ध्यान समझते जाइएगा। भाषा हमने पहले कहा, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सीखने सिखाने की क्या है? प्रक्रिया है। एक सीखता है, दूसरा क्या करता है? सिखाता है। ध्यान सुनिएगा, शिक्षण एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। एक सीखता है, दूसरा क्या करता है? सिखाता है। सीखता कौन है? छात्र। सिखाता कौन है? अध्यापक। यहीं तक बात समझोगे। और ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया अकेले तो होगी नहीं, जो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, एक दूसरे के अंतःक्रिया करने से होगा। तो एक दूसरे से जब हम अंतःक्रिया करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज समुदाय होना चाहिए। घर परिवार समाज समुदाय में जब हम एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तो भाषा ज्ञान हम मतलब भाषा को और जल्दी से हम सीख पाते हैं। जैसे ही हम सीखने सिखाने का काम हमको करने के लिए, सीखना और सिखाने का काम करने के लिए हमको किसी न किसी साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो साधन हमारा कौन सा है? भाषा। इसके बाद हमने हेडिंग लेके भाषा। भाषा आप कह सकते हैं, भाषा एक ऐसा साधन है या ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अपने आप को किसी के सामने हम प्रेजेंट करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति, ठीक है। जो हमारा ज्ञान है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का हम सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और भाषा से हम क्या करते हैं? अपने विचारों से हम सामने वाले को प्रभावित भी करते हैं और उससे हम प्रभावित भी होते हैं। सामने वालों को हम प्रभावित भी करते हैं और उससे हम प्रभावित भी होते हैं। तो इसके बाद हमने बात की कि भाषा की विशेषता क्या होती है और भाषा की प्रकृति क्या होती है। भाषा की विशेषता क्या होती है? भाषा की विशेषता क्या होती है कि भाषा जो है विचार विनिमय का साधन है। किसका है? विचार विनिमय का साधन है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा। तो विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन। हमने बताया कि भाषा जो अर्जित संपत्ति है, ये हमारा क्या जन्मजात होता है। भाषा क्या है? ये अर्जित संपत्ति है। और भाषा क्या है? जन्मजात होती है। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं? भाषा जन्मजात होती है। जबकि पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे और वाइगोस्की भी भाषा पे बात किए हुए, लास्ट में उसको हम लिखवा देते हैं अभी। अच्छा, हमने कहा कि जो संस्कृति या धरोहर, ये तीनों चीज़ एक ही हैं। तो जो ये भाषा है हमको परंपरा मतलब होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये भाषा जो क्या है? हमारी अर्जित संपत्ति, ये हमारा धरोहर है, ये हमारी संस्कृति धरोहर है और ये हमारे परंपरा में चल रहा है, लगातार परंपरा में ये चलता आ रहा है। एक बार फिर से, ये क्या है? संस्कृति धरोहर। भाषा क्या है? संस्कृति धरोहर है, ये परंपरागत चलती आ रही है। अब हमने क्या बताया कि भाषा जो है अनुकरण का एक प्रमुख साधन है। जब सीखना सिखाने के लिए हम अनुकरण की जरूरत होती है। सीखने और सिखाने के लिए क्या है? जब हम सीखते हैं तो क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब दूसरे का नकल करते हैं। तो दूसरे का नकल करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस साधन की हमको जरूरत पड़ती है या सबसे ज़्यादा जिस साधन का हम उपयोग करते हैं या यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं हम? भाषा कहते हैं। तो भाषा अनुकरण का प्रमुख साधन है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी, हाँ, जो भाषा होती है ना, प्रत्येक भाषा की अपनी क्या है? संरचना होती है, अपने क्या होते हैं? संरचना होती है, और यह संरचना उनके शब्दों, उनके ध्वनियों और उनके वाक्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। हमने कहा कि प्रत्येक भाषा की अपनी खुद की संरचना होती है। जैसे इंग्लिश की अलग है, हिंदी अलग है, संस्कृत अलग है, उर्दू अलग है, फारसी अलग है। सबकी एक अपनी लिखावट है, अपनी एक संरचना है। उनको बोलने के लिए उनकी अपनी एक ध्वनि है। ठीक है, उनके वाक्य अलग है, उनके शब्द अलग हैं। ठीक है, और कि अच्छा, यहाँ तक वो जो है कि उनके स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, उनके वाक्यों में, उनके ध्वनियों में, उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि भाषा क्या है। और हम ये कह रहे थे कि चिंतन करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के अभाव में आप चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन मतलब कल्पना, चिंतन करना, कल्पना करना, अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें न दिखाई दें उसके बारे में भी हम नहीं सोच पाएंगे भाषा के अभाव में। तो चिंतन करने के लिए हमने बताया कोई न कोई संकेत या चिन्ह होने चाहिए। चिंतन करने के लिए कोई न कोई संकेत या चिन्ह होने चाहिए। तो संकेत और चिन्ह के रूप में हमारा क्या है? भाषा है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा, आगे देखिए, भाषा का जो मूल रूप होता है वो सदैव स्थिर होता है। भाषा का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है? सदैव स्थिर होता है। स्थिर मतलब जैसे कि एक डॉक्टर बोल दिया कि तुम पागल हो, तो वहाँ पे अलग सेंस आएगा। अगर एक प्रेमी प्रेमिका से बोल दिया कि तुम पागल हो, तो जो पागल वर्ड है वो स्थिर है, लेकिन उसके पीछे का जो विचार छुपा है वो क्या है? अलग अलग हो। तो वहीं से कह रहा है कि भाषा मूल रूप से क्या होते हैं? सदैव स्थिर होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे आते हैं। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। ये क्या है? स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल मतलब बड़ा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा। ठीक है ना? पहले हम बोलते हैं, बोलने के बाद क्या करते हैं? उसके अंदर जब संधि विच्छेद करते हैं, जब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते हैं, किस किस वर्ण से मिलकर क्या बना है, पहले क्या करते हैं? पहले तो हम बोल लेते हैं, पढ़ना बाद में सीखते हैं। पहले हम क्या करते हैं? बोल लेते हैं, पढ़ना बाद में सीखते हैं। तो जब हम पढ़ना सीखते हैं तब उसके छोटे छोटे रूपों को हम विशेष रूप से क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। अगला देखिए, भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? गतिशील एवं परिवर्तनशील है। मतलब ये गतिशील मतलब कहने का सेंस है, भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील है। ये समय के अकॉर्डिंग भाषा क्या होती है? हमारी चेंज हो जाती है। या तो ये कह सकते हैं कि इंडिया में अलग भाषा, कुछ दूर जाओगे तो भाषा चेंज हो जाएगी। राज्य वाइज देख लीजिए, राज्य वाइज थोड़ा थोड़ा क्या है? परिवर्तन होता रहता है हमारे भाषा में। तो कह रहा है कि भाषा परिवर्तनशील एवं गतिशील एवं परिवर्तनशील है। ठीक है, अगला ये कह रहा है कि अब देखो, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक। हमने अभी बात की कि मानसिक विकास के लिए और बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है, और चिंतन करने के लिए कोई न कोई चिन्ह या संकेत होने चाहिए। अगर कोई चिन्ह या संकेत नहीं है तो हम चिंतन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जब चिंतन नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे, तो हमारी मानसिक क्षमता नहीं बढ़ेगी, मतलब हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ेगी। और विद्यालय, जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में आने से पहले, बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में आने से पहले उनके पास भाषा पे पूर्ण अधिकार होता है। मतलब ये कह सकते हैं भाषा की जानकारी उन्हें होती है, लेकिन ग्रामर रूप से नहीं होती है, मतलब व्याकरणीय रूप से उनको जानकारी नहीं होती है, लेकिन ऐसे उनके पास जानकारी होती है कि भाषा, भले न जाने भाषा किसे कहते हैं, लेकिन भाषा को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, वहाँ पर क्या वो भाषा बोली जाती है। आइए आगे देखते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। इसमें दो लोग और हैं, एक है पियाजे और एक है लेवाइगोस्की। क्या है? एक पियाजे है और एक क्या है? लेवाइगोस्की। पियाजे क्या कहते हैं? देखिए, लेवाइगोस्की, ये है लेव, ठीक है, लेवाइगोस्की, लेव में वह बाद में आया तो मतलब इसमें विचार बाद में आता है। लेवाइगोस्की कहते हैं पहले भाषा आता है, ठीक है, पहले भाषा, फिर बाद में क्या आता है? विचार। पहले भाषा। लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग पहले भाषा बाद में विचार। लेव में वह बाद में आया तो विचार बाद में आएगा। और पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि पहले कौन आता है? पहले विचार आता है। क्या आता है? पहले विचार आता है, बाद में आपकी क्या आती है? भाषा। ठीक है ना? लेवाइगोस्की कहते हैं कि पहले विचार आता है और बाद में भाषा। ये क्यों कहते हैं कि पहले विचार आता है?
लेव विचार बाद में भाषा पहले। ये कहते हैं पहले विचार आता है फिर बाद में क्या आती है, भाषा आती है। ठीक है, ले व से विचार, विचार पहले विचार बाद में। ठीक है, सही है, पहले विचार आता है फिर बाद में क्या आता है, भाषा। ये दो चीज़ें। और नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जो भाषा क्या है वो जन्म जात होती है। जब मैं ले वाइगोस्की पढ़ाऊंगा तो इसको याद करने, इसको और व्याख्या इसकी अच्छे से मैं करूंगा। और जब मैं प्याजे पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पूरा विधिवत बात होगी कि पहले विचार इन्होंने क्यों कहा और भाषा को बाद में क्यों कहा, और ले वाइगोस्की पहले भाषा कहते हैं और बाद में विचार क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम विधिवत बात करेंगे। फिलहाल यहाँ से बस इतना पूछेगा कि पहले किसने क्या कहा था। तो नॉम चॉम्स्की के बारे में बात होगी, प्याजे के बारे में बात हो गई, ले वाइगोस्की के बारे में बात हुई। हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से, एक में कैसे याद करना आपको, शिक्षण कैसे याद करना आपको। शिक्षण क्या है, सीखने, किसके, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है ना, सीखने, सीखता कौन है, छात्र, सिखाता कौन है, अध्यापक। सीखने और सिखाने के किसका यूज करते हैं हम, भाषा का। किसका यूज करते हैं हम, भाषा का। आप देखिए यहाँ भाषा से बात स्टार्ट करिए। सीखने और सिखाने की जिसका यूज करते हैं हम, भाषा से क्या करते हैं हम, अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये हमारी क्या है, संस्कृति धरोहर है। ये क्या है, हमारी संस्कृति धरोहर है। बालक जब विद्यालय में आता है तो उसको क्या है, पूर्ण अधिकार होता है। और जो ये चिंतन करने के लिए, क्या चिंतन करने के लिए किसी न किसी भाषा की कोई ना कोई संकेत या चिन्ह चाहिए होता है। ठीक है ना। और यहाँ से भाषा जो औपचारिक, भाषा जो है औपचारिक और अनौपचारिक, अनौपचारिक। यहाँ से हम आपको औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में विधिवत पढ़ाएंगे कल, जब हम पढ़ेंगे अधिगम और अर्जन। तो वहाँ पे हम बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक का क्या मतलब है। औपचारिक देखो, अनौपचारिक का मतलब होता है अर्जन, ठीक है, और औपचारिक का मतलब होता है अधिगम। ये कल हम बात करेंगे, इसके बारे में पूरा विधिवत बात करेंगे, औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक। बस मोटा मोटी याद रखिए कि अनौपचारिक का मतलब होता है सभी चीज़ें फिक्स होती हैं। क्या होती हैं, निश्चित। इसका निश्चित होता है और इसका क्या होता है, अनिश्चित। इसे क्या कर लीजिए, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये कभी भी कहीं भी किसी से भी हम सीख सकते हैं। ये कहीं भी कभी भी किसी से हम ये सीख सकते हैं, जबकि ये क्या है, इसको सीखने के लिए एक निश्चित समय, एक निश्चित इन्वायरमेंट, एक निश्चित विषय वस्तु, एक निश्चित विशेष, विशेषता के मतलब एक अध्यापक होने चाहिए। तो आपने इतना पढ़ा, शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। छात्र सीखता है, अध्यापक सिखाता है। और सीखने सिखाने के लिए जिसकी सहारा पड़ती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा विचार विनिमय का साधन है, सांस्कृतिक धरोहर है। चिंतन करने के लिए भाषा चाहिए, भाषा के अभाव में हम चिंतन नहीं कर सकते हैं। और सीखते हम दो तरीके से, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक को हम अधिगम कहते हैं, अनौपचारिक को हम अर्जन कहते हैं। अर्जन क्या है, अनिश्चित होता है। ये क्या, तो निश्चित। अनिश्चित का मतलब कहीं भी कभी भी किसी जो चीज़ सीख लेंगे वो क्या कहलाएगा, अर्जन कहलाएगा। और सीखने के लिए जहाँ पर निश्चित वातावरण, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित पाठ्य पुस्तक की हमें जरूरत पड़ती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा अधिगम कहलाता है। आशा करता हूँ दोस्त यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। तो फिर कल से मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे कि मातृभाषा क्या होती है और अधिगम और अर्जन में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में विधिवत बात करेंगे। फिर इसके बाद हम ऐसे धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।